हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अभी कंपटीशन हब। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है। अब हम नया टॉपिक चालू करने वाले हैं। अरिहंत जी के वन लाइनर का फिजिक्स पढ़ रहे हैं हम। उसमें हम नया टॉपिक चालू करेंगे, वो है वर्क, पावर, एनर्जी। तो हम स्टार्ट करते हैं वर्क से। देखो, वर्क क्या होता है, पहले वर्क की एक डेफिनेशन दे रखी है। देखो, व्हाट इज मेजर्ड बाय द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स वर्क। तो बेसिकली वर्क क्या होता है, वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इसी को हम बोलते हैं वर्क। अगर इसको हम आम भाषा में सर्व करते हो, कार्य करना इज कॉल्ड वर्क। देखो, अगर आपने फोर्स लगाया और कुछ डिस्प्लेसमेंट दिखा आपको, तो उसको ही हम बोलते हैं वर्क। एग्जाम्पल लीजिए, एग्जाम्पल है, अगर एक वॉल है, उस पर एक आदमी है, वो पुश कर रहा है। अब वॉल तो मूव नहीं कर रही है, तो यहाँ पे वर्क डन कितना हो जाएगा, ज़ीरो। और एक बॉक्स है और एक आदमी इसको पुश कर रहा है, तो बॉक्स स्लाइटली मूव हुआ, तो इसमें वर्क डन कितना होगा, वर्क होगा, पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि बॉक्स मूव कर रहा है और ये वर्क हो रहा है। क्योंकि वर्क का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, उस डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट होता है, तो वर्क इज डन। तो वर्क की डेफिनेशन क्या है, वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, when a body is made to slide over a rough horizontal surface, then what type of work is done by the frictional force, नेगेटिव वर्क। देखो, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक बॉडी है, इस पर हम बॉडी स्लाइड कराते हैं, एक बॉडी को हम इस पर स्लाइड करवाते हैं इस डायरेक्शन में, तो उसमें फ्रिक्शनल फोर्स किस डायरेक्शन में लगा। अगर फोर्स हम इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, तो फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। तो देखो क्या हो रहा है कि फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और वर्क इस डायरेक्शन में हो रहा है, फ्रिक्शनल वर्क इस डायरेक्शन में हो रहा है। तो ये किस टाइप का वर्क है, एक नेगेटिव वर्क है। अगर हम इस डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं और मूवमेंट इस डायरेक्शन में होता है, तो वो होता है एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव वर्क। तो व्हेन बॉडी स्लाइड ओवर रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, व्हाट टाइप ऑफ वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स, यहाँ पे कैसा वर्क कर रहा है, नेगेटिव वर्क। क्यों? ये फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, पर फ्रिक्शन उसको किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, या फिर उसको फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स के। तो यहाँ पे वो किस टाइप का वर्क हो गया, नेगेटिव वर्क। देखो, व्हेन अ बॉडी फॉल्स फ्रीली अंडर एक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, देन व्हाट टाइप ऑफ फोर्स इज डन बाय ग्रेविटी, पॉजिटिव वर्क। देखो, अब अगर एक बॉडी यहाँ पे लैंड है, यहाँ से एक बॉडी फॉल हो रही है नीचे, तो देखो यहाँ से बॉडी ग्रेविटेशनल फोर्स किस तरफ लग रहा है, इसी तरफ, और बॉडी मूव किस तरफ कर रही है, इसी तरफ। तो यहाँ पे किस टाइप का वर्क आ जाएगा, पॉजिटिव वर्क। नाउ नेक्स्ट, इफ एन एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 90 डिग्री, व्हाट टाइप ऑफ वर्क इज डन, ज़ीरो। क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स होता है एफ डिस्प्लेसमेंट कोस थीटा। अब यहाँ पे आप कोस थीटा की जगह 90 डिग्री रखिए, कोस 90 होता है ज़ीरो, तो वर्क डन भी हो गया ज़ीरो। तो ये आपको पॉजिटिव, नेगेटिव, ज़ीरो वर्क का डिफरेंस मैं एक और बार से बताता हूँ। देखो, अगर फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, मूवमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है, इट इज एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव वर्क। फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, पर डायरेक्शन इस डायरेक्शन में हो रहा है, इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव वर्क। और अगर फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है पर नो मूवमेंट हो रहा है, तो उसको हम बोलेंगे ज़ीरो वर्क। एक और एग्जांपल लीजिए। देखो, एक लेडी है जिसके सिर पे एप्पल की टोकरी है, वो उसको लेकर मूव कर रही है। अब देखो, फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, पर उसका मूवमेंट किस डायरेक्शन में हो रहा है, इस डायरेक्शन में। तो ये कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का। तो वर्क क्या हो गया, एफ डी एस कोस 90, मतलब ज़ीरो, मतलब वो कोई वर्क नहीं कर रही। तो आई थिंक आपको समझ में हो गया होगा पॉजिटिव वर्क का कंसेप्ट, नेगेटिव वर्क एंड ज़ीरो वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो, इफ़ अ बॉडी इज व्हील्ड इन अ सर्कल, देन व्हाट टाइप ऑफ वर्क विल बी डन, ज़ीरो। क्यों? देखो, बॉडी क्या हो रही है, सर्कल के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, ज़ीरो। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अगर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है तो वर्क भी ज़ीरो, तो क्या आंसर हो जाएगा, ज़ीरो। नेक्स्ट, अ मैन पुशेस अ वॉल एंड फेल्स टू रिप्लेस इट, हाउ वर्क ही डस, ज़ीरो। क्यों? वो पुश कर रहा है वॉल को, वो वॉल मूव होगी क्या, नहीं होगी। नहीं होगी मतलब क्या हुआ, फोर्स क्या होता है,
वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, ज़ीरो, तो वो एक ही भी क्या हो गया, ज़ीरो, तो ये ज़ीरो। नेक्स्ट, विच फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी इफ़ द वर्क डन बाय द फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन, तो वो क्या, उसका हम क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स। तो बेसिकली कंजर्वेटिव फोर्स होता क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स वो होता है जो पाथ से इंडिपेंडेंट हो, जो पाथ पे डिपेंड नहीं करता, उसको को हम बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स हमेशा रिवर्सिबल होता है। एग्जाम्पल, कंजर्वेटिव फोर्स को नाम से समझ में आ रहा है, एक एनर्जी इसमें कंजर्व होती है। एग्जाम्पल लीजिए, देखो, अगर दो, एक बॉडी यहाँ पे है, एक बॉडी यहाँ पे है, इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। अगर ये बॉडी यहाँ से भी गिरेगी तो भी ग्रेविटी का फोर्स सेम रहेगा, अगर वो ऐसे करके गिरती है तो भी उसमें ग्रेविटी का से फोर्स सेम ही लगेगा। मतलब ये पाथ पर डिपेंड नहीं कर रही है, ऐसे मूव करे या ऐसे गिरे, सेम सेम फोर्स कर रहा है, मतलब पाथ इंडिपेंडेंट है। वहीं अगर हम बात करते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में क्या होता है कि पाथ पे डिपेंड करता है, कि पाथ किस टाइप का है। एग्जांपल ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स। अब देखो, एक बॉडी है, उसको आप यहाँ से लेके यहाँ मूव करते हैं, या फिर उसको आप एक ऐसा बना के ऐसा यहाँ से लेके ऐसे ले जाते हैं, तो यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स कम लगेगा, तो यहाँ पे डिस्टेंस कम है, फ्रिक्शनल फोर्स कम लगेगा। आप उसको आप ऐसे लगाओगे तो ज़्यादा फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ तक लगेगा, तो वो पाथ पे डिपेंड कर रहा है, पाथ पे डिपेंड कर रहा है, उसी को हम बोलते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। इसमें एनर्जी कंजर्व नहीं होती है। एनर्जी कंजर्व क्यों नहीं होती है, फ्रिक्शन में क्या होगा, हीट के फॉर्म में वो लॉस हो जाएगी, पर वहीं ग्रेविटेशनल फोर्स के इस कंजर्वेटिव फोर्स, यहाँ पर एनर्जी कंजर्व हो जाएगी, तो उसी को हम बोलते हैं नॉन कंजर्वेटिव और कंजर्वेटिव फोर्स। तो एक और बार हम रिवाइज कर लेते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। इसमें क्या होता है, एनर्जी कंजर्व होती है, एनर्जी कंजर्व नहीं होती है। ये पाथ इंडिपेंडेंट है, ये पाथ डिपेंडेंट है। वर्क इसमें क्या है, रिवर्सिबल है, इसमें वर्क इरिवर्सिबल है। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। इसका क्या हो गया, विस्कोसिटी, फ्रिक्शन। दिस आर द एग्जाम्पल ऑफ कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। नाउ नेक्स्ट, देखो, among the frictional force, gravitational force और viscous force, which one is a conservative force, gravitational force। अभी अपन ने ऊपर देखा, क्यों, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। वहीं आप बात करते हैं फ्रिक्शनल फोर्स की, विस्कस फोर्स की, दोनों पाथ पे डिपेंड करेगा। तो इसमें से कौन सा फोर्स है जो कंजर्वेटिव फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स। सॉरी। नेक्स्ट, which one is non-central non-conservative force among the frictional electric and magnetic force, फ्रिक्शनल फोर्स। अभी अपन ने ऊपर पढ़ा, फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, नॉन कंजर्वेटिव। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें एनर्जी जो है वो लॉस होगी, किस फॉर्म में होगी, हीट के फॉर्म में। ये पाथ पे डिपेंड करेगा, इसी को हम बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। पाथ पे भी डिपेंड कर रहा है और एनर्जी भी लॉस हो रही है। एक और चीज़ यहाँ पर टर्म दे रखी है, नॉन सेंट्रल। देखो, नॉन सेंट्रल क्या होता है कि इन दोनों के बीच में अगर ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सेंटर से लगता है, यहाँ से लगता है सेंटर, तो ये क्या हो गया, सेंट्रल फोर्स हो गया। और फ्रिक्शनल फोर्स क्यों है, ऐसा कुछ नहीं कि यहाँ सेंटर से ही लगेगा, यहाँ से ही फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, नहीं तो बाकी जगह नहीं लगेगा, वो नॉन सेंट्रल फोर्स है, सेंटर पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो उसी को हम बोलते हैं नॉन सेंट्रल और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, जो पाथ पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट, देखो, पावर की डेफिनेशन दे रखी है, तो विच क्वांटिटी मेजर द रेट ऑफ वर्क डन, पावर। बेसिकली पावर क्या होता है, पावर क्या होता है, रेट ऑफ वर्क अपॉन टाइम। आपने कितना वर्क करा एक पर्टिकुलर टाइम में, उसी को तो हम पावर कहते हैं ना। आप बोलते हैं मैंने 10 यूनिट वर्क करा 2 सेकंड में, तो आपकी पावर क्या हो गई, 5 यूनिट पर टाइम। या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं कि पावर को आप इससे इफ़िशियंसी से रिलेट कर सकते हैं कि आपका कितनी इफ़िशियंसी से आपको वर्क करते हैं। आप बोल सकते हो मैं 10 पेज राइट करता हूँ 2 आवर में, तो आपने क्या करा, 5 पेज 1 घंटे में लिखे। उसी को हम बोलते हैं कि पावर क्या है, वर्क डन, रेट ऑफ आपने कितना वर्क करा कितने टाइम में। रेट मतलब होता है टाइम, तो आपने वर्क कितना करा टाइम में हो, तो उसी को हम बोलते हैं पावर। तो पावर का फॉर्मूला वर्क डन अपॉन टाइम।
नेक्स्ट, विच यूनिट इज़ यूज टू मेजर पावर ऑफ हेवी मशीनरीज? हॉर्स पावर। हॉर्स पावर आपने देखा होगा घर में मशीन वगैरह होती है 1 HP, 2 HP, 5 HP। तो उसको हम जब भी हैवी मशीनरी को यूज़ करते मेज़र करते हैं वो हॉर्स पावर में करते हैं। और 1 हॉर्स पावर कितना होता है? 746 वाट। 746 वाट। हाउ मेनी वाट्स आर इन 1 हॉर्स पावर? 746 वाट्स। नेक्स्ट, देखो अब एनर्जी को डिफाइन कर रखा है। तो व्हाट इज़ कॉल्ड कैपेसिटी टू डू वर्क? एनर्जी। देखो एनर्जी सिंपल लैंग्वेज में हम समझेंगे कि आपकी कितनी कैपेसिटी है वर्क करने की, उतनी ही आपकी एनर्जी है ना। आप बोलते हो मैं एक दिन में 8 घंटे काम कर सकता हूँ, तो आपकी एनर्जी कितनी हो गई? 8 घंटे। कि हाँ 8 घंटे तक आपकी एनर्जी चलेगी। आपकी कैपेसिटी कितनी है? 8 घंटे काम करने की। तो आपके पास कितनी एनर्जी है? 8 घंटे काम करने की। उसी को हम बोलते हैं एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी इज़ द सम ऑफ विच एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। देखो मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है? जैसे आप मसल पावर्स यूज़ करके टरबाइन को घुमा रहे हैं, मसल पावर यूज़ करके, तो आप यहाँ पे कौन सी एनर्जी यूज़ कर रहे हैं? मैकेनिकल एनर्जी। उससे क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। तो मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है? सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। इसी को हम बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ मैकेनिकल एनर्जी? जूल। एसआई यूनिट क्या होता है? स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट्स, जूल। किसकी? मैकेनिकल एनर्जी की। मैकेनिकल एनर्जी समझ में आ गया? जो आप मसल पावर यूज़ करके घुमाते हो टरबाइन को इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, वहाँ आपने मैकेनिकल एनर्जी यूज़ करा है। नाउ ऑन व्हाट फैक्टर डज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मूविंग बॉडी डिपेंड? मास एंड वेलोसिटी। क्यों? देखो काइनेटिक एनर्जी मूविंग बॉडी की ही कैलकुलेट होती है, तो वो क्या होती है? उसका फॉर्मूला mv², हाफ mv²। तो m से मास, v से वेलोसिटी। तो किस फैक्टर पे काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करेगी? मास एंड वेलोसिटी पे। नेक्स्ट, इफ़ मास इज़ डबल ऑफ अ मूविंग बॉडी देन हाउ विल इट्स काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट ट्वाइस हो जाएगी। देखो क्या हुआ है कि काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होती है। अगर हमने बोला है कि अब मास इज़ डबल, अगर मास को हम डबल कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 2mv²। हाफ से हाफ कैंसल, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई? ट्वाइस हो गई। ठीक है। देखो पहले हाफ mv², ये ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी है। इसमें अगर आप एम को 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 2mv²। 2 से 2 कैंसल, तो ये था। और ये कितना हो गया? v²। ये डबल हो गया ना, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से 2 कैंसल, डबल। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई? ट्वाइस। इफ़ द वेलोसिटी ऑफ मूविंग बॉडी इज डबल देन हाउ विल काइनेटिक एनर्जी अफेक्टेड? बिकम्स 4 टाइम्स। देखो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ mv²। अब v² को क्या बोल रहे हैं? डबल करना है। v² डबल करना मतलब क्या हो गया? मूवी डबल करना मतलब क्या हो गया? 2 2 जा 4। तो 2 है 4v²। 2 से 2 कैंसल, 2mv²। तो कितने टाइम्स हो गई ये? 4 टाइम्स। हाफ mv², इसको अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2mv², वही हमारा जो पहले आया था। तो इसे हम बोलेंगे ये टॉप 4 टाइम्स हो गई है। नाउ नेक्स्ट, हाउ विल द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग बॉडी गेट्स अफेक्टेड इफ द वेलोसिटी बिकम हाफ? 1/4। देखो सिंपल से है, 1/2mv²। अगर वेलोसिटी को हाफ कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 1/m। हाफ स्क्वायर मतलब 1/4v²। तो ये कितना हो जाएगा? 1/8mv²। देखो 1/4 इसको करेंगे 1/4, तो ये भी कितना हो जाएगा? 1/8mv²। तो ये कितना हो जाएगा? 1/4। नेक्स्ट, राइज हैमर पजेस विच एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी। देखो कभी भी बॉडी अगर रेस्ट में है तो उसके पास क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी। मतलब उसको आपने जैसे सब समझिए, मूविंग बॉडी के पास क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी। एग्जाम्पल से समझिए, देखो ये स्प्रिंग है। इस स्प्रिंग को आपने यहाँ से प्रेस करा। प्रेस करते वक्त जब ये ऐसे मूव कर रही थी, जब तो उसने काइनेटिक एनर्जी थी। अब वो काइनेटिक एनर्जी आपने प्रेस करा और इसको इतना कर दिया। अब इसके पास कौन सी एनर्जी स्टोर है? इसके पास पोटेंशियल एनर्जी। आपने इसको जैसे ही लीव करा तो वापस इस टाइप मुड़ जाएगी। तो अभी इसके पास कौन सी एनर्जी में मौजूद? तो पोटेंशियल एनर्जी। एक और एग्जांपल लीजिए, सपोज करिए ये डैम है और यहाँ पर पानी है।
अब इस पानी एक रुका हुआ है, इस पानी के पास कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी। जैसे ही आपने डैम खोला, ये पानी मूव करने लगेगा, पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी में। उससे टरबाइन रोटेट होगा और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। तो एग्जांपल हो गया एक स्प्रिंग वाला और एक डैम वाला। ये सब एग्जांपल है पोटेंशियल एनर्जी के। तो पोटेंशियल एनर्जी जो बॉडी रेस्ट में है उसके पास स्टोर रहती है, काइनेटिक एनर्जी जो बॉडी मूव कर रही है उसके पास। व्हेन ए कंप्रेस स्लिंकी इज रिलीज इट कन्वर्ट्स पोटेंशियल इनटू विच एनर्जी। सिंपल सा है, कंप्रेस्ड को आपने किसी भी कोई से भी, जैसे अगर कंप्रेस है उसको आप रिलीज़ करेंगे, अभी उसके पास पोटेंशियल एनर्जी, जैसे रिलीज़ कराओ पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट, विच एनर्जी इज पजेस्ड बाय फ्लाइंग जेट? बोथ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। जब फ्लाइंग जेट्स रहते हैं ना, फ्लाइंग जेट्स, उनके पास कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। मतलब इनका सम करेंगे तो मैकेनिकल एनर्जी। तब जो जेट रहते हैं उनके पास बहुत एनर्जी रहती है, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी जब मूव करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी उनके पास सेव हो जाती है। तो दोनों एनर्जी उनके पास होती है, बहुत काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, लाउड स्पीकर कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू विच एनर्जी? देखो लाउड स्पीकर क्या होता है? लाउड स्पीकर, इस टाइप से लाउड स्पीकर देखा होगा आपने, यहाँ से इलेक्ट्रिक स्विच से ये कनेक्ट है। तो लाउड स्पीकर क्या करता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू विच एनर्जी, आप यहाँ से गाना बजा तो इलेक्ट्रिक एनर्जी इसमें से फ्लो करेगी और इसको साउंड के फॉर्म में रिलीज़ करेगी। तो ये क्या हो गया? इलेक्ट्रिक एनर्जी जो थी, इलेक्ट्रिक एनर्जी जो थी आपने यहाँ से दिया इलेक्ट्रिक एनर्जी, वो साउंड के फॉर्म में रिलीज़ होगी। तो क्या काम है लाउड स्पीकर का? इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू साउंड एनर्जी। इलेक्ट्रिक हीटर कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू विच एनर्जी? लाइट और हीट एनर्जी। देखो इलेक्ट्रिक हीटर आपने देखा होगा, पानी गर्म करती है ठंड में। उसको देखो आप, अगर यहाँ पानी है, इसमें आपने इसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी दिया, ये इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीटर किस में कन्वर्ट करेगा? लाइट या हीट एनर्जी में। हीट एनर्जी जिससे पानी गर्म होगा। तो काम क्या हो गया इलेक्ट्रिक हीटर का? इलेक्ट्रिक एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर दिया? लाइट और हीट एनर्जी में। यही इलेक्ट्रिक से कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है, जब भी उसको हीट करते हैं तो उसमें से हीट रिलीज होती है। मतलब इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉपर्टी, जब भी आप किसी वायर में से इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो वो हीट जनरेट करेगा। तो ये एक प्रॉपर्टी ऑफ करंट है। नेक्स्ट, विच फॉर्म ऑफ एनर्जी यूटिलाइज बाय ह्यूमन बीइंग टू डू वर्क? केमिकल एनर्जी। देखो क्या होता है, जब ह्यूमन बॉडी है वो जब फूड लेती है, ये फूड खाता है, तो इसमें से जो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं उससे क्या बनता है? केमिकल एनर्जी बनती है। वो केमिकल एनर्जी से फिर हम वर्क करते हैं, उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं मैकेनिकल एनर्जी में। तो केमिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है और हमारा वर्क डन हो जाता है। मतलब हमारा जो फूड है सोर्स ऑफ एनर्जी, उससे केमिकल एनर्जी बनती है, केमिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी बनती है और वर्क जो है डन हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। देखो, विच लॉ स्टेट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मतलब क्या हुआ इसका? देखो जो एनर्जी रहती है, एनर्जी जो रहती है, एनर्जी उसको हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना ही क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। उसको हम बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ला सकते हैं, उसको ना ही क्रिएट कर जा सकता ना ही देखो एग्जाम्पल से समझिए, को सन होता है, हम यहाँ पे सोलर पैनल यूज़ करते हैं। सोलर पैनल मतलब ये क्या हो गया? सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी को आपने उसको किस में कन्वर्ट कर दिया? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो आपने एनर्जी क्रिएट नहीं करी ना, तो आपने सोलर एनर्जी बनाई है ना इलेक्ट्रिक एनर्जी बनाई है। आपने क्या करा है, सिर्फ जो सोलर एनर्जी थी उसको सोलर पैनल की मदद से इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी बन गया। तो इसमें कुछ एनर्जी ना तो क्रिएट हुई है ना डिस्ट्रॉय हुई है, सिर्फ कन्वर्ट हुई है। सिमिलरली फॉर्म में आपने लाउड स्पीकर देखा था, उसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी दिया तो साउंड एनर्जी क्रिएट हुआ, यहाँ पे भी एनर्जी क्रिएट नहीं हुई है। सिमिलरली होती है जियो थर्मल एनर्जी, उसमें भी क्रिएट नहीं होती है। तो सिमिलर फॉर्म ऑफ एनर्जीज आर देयर। नेक्स्ट है क्रिएशन ऑफ समथिंग फ्रॉम नथिंग इज अगेंस्ट द विच लॉ? कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी। देखो
आइंस्टाइन की इक्वेशन है E इक्वल्स टू mc², एनर्जी, मास, स्पीड ऑफ लाइट। यहाँ पे समथिंग फ्रॉम नथिंग से कन्वर्ट हुआ है, तो कौन सा लो है ये, कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी। मतलब ये एक बॉडी है, आपको E इक्वल्स टू mc², मास जो है उससे आपने एनर्जी बनाया। एक इसका एग्जांपल है कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी। मतलब मास इज कन्वर्टेड टू एनर्जी, एनर्जी इज कन्वर्टेड टू मास। दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी। क्रिएशन करा आपने समथिंग फ्रॉम नथिंग। नेक्स्ट, when stone is dropped from a certain height what happens to the potential energy? potential energy का कन्वर्ट इनटू काइनेटिक एनर्जी। देखो ये स्टोन है, इस स्टोन को आपने यहाँ से ड्रॉप करा तो उसके पास अभी कौन सी एनर्जी थी, पोटेंशियल एनर्जी। इतने ऊपर ले गए उसको तो पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, mgh। अब पोटेंशियल एनर्जी जो है उसको यहाँ से ड्रॉप करा तो वो स्पीड से नीचे आएगा और वो पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक एनर्जी में। The potential energy gets converted into kinetic energy. Potential energy gets converted into kinetic energy. Now, some energy transformation दे रखा है यहाँ पर। देखो ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये क्या काम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। देखो इलेक्ट्रिक मोटर क्या काम करती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। आप जो छोटी मोटर यूज़ करते हैं घुमाने के लिए, उसमें आप इलेक्ट्रिक करंट देते हैं तो उससे आपको क्या मिलता है, मैकेनिकल या घूमने लगता है रोटेट, तो कन्वर्ट हो गई मैकेनिकल एनर्जी में। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी में इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट करती है। इलेक्ट्रिक जनरेटर और डायनेमो को क्या काम है, देखो शादी बारात में जब डायनामो लगा रहता है या फिर इलेक्ट्रिक जनरेटर लाइट चली जाती है तो उसमें क्या होता है, पेट्रोल डीजल डाल के आप रोटेट करते हैं। क्या करते हैं आप, पेट्रोल डीजल से मैकेनिकल एनर्जी बनाते हैं, मैकेनिकल एनर्जी से वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है और लाइट वापस आ जाती है। तो ये किसका काम है, इलेक्ट्रिक जनरेटर का। स्टीम इंजन का क्या काम है, हीट एनर्जी इंटू काइनेटिक एनर्जी। देखो स्टीम इंजन कुछ नहीं है, अगर अल्टीमेटली आपको घुमाना है टरबाइन को ही है, टरबाइन घुमाना है आप किसे भी घुमाओ, इलेक्ट्रिक एनर्जी से घुमाओ या फिर केमिकल एनर्जी से घुमाओ, स्टीम एनर्जी से घुमाओ, ये आपको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके देगा। अब स्टीम इंजन का क्या पर्पस था, स्टीम इंजन जो है हीट एनर्जी, जैसे कि आपने यहाँ पर इसको कोयला है, कोयले को आपने हीट करा, हीट करने से इसमें क्या हुआ, स्टीम बना, स्टीम से इसको घुमाया और आपको मिली इलेक्ट्रिसिटी। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, ये हीट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये इसका काम है स्टीम इंजन का। इलेक्ट्रिक बल्ब का क्या काम है, इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी। आपके घर में जो बल्ब लगा रहता है इस टाइप का, उसमें आप क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी देते हैं और वो ग्लो करने लगता है। तो इसका क्या हुआ, इलेक्ट्रिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई है, लाइट एनर्जी में। तो ये किसका काम है, इलेक्ट्रिक बल्ब का। ड्राई सेल, ड्राई सेल जो होता है ना, आपने देखा होगा इस टाइप का, आपके घर में लगा, बैटरीज में लगा रहता है, क्लॉक्स में लगा रहता है, रिमोट सेल में लगा रहता है। उसमें क्या होता है, उसमें जो केमिकल एनर्जी रहती है, केमिकल एनर्जी वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ये किसका काम है, ड्राई सेल का, जिसमें क्या होता है, पीबीओ, लेड होता है, लेड एसिड बैटरी होता है, जिंक ऑक्साइड होता है। तो वो किस में, केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। नेक्स्ट, सोलार सेल। सोलार सेल क्या करता है, सोलार सेल लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, जो सोलार पैनल लगे रहते हैं ना घर पे या फिर ऑफिस में, वो क्या करता है, सन की जो सोलार एनर्जी आती है उसको क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ये होता क्या है इसमें, इसमें लगे रहते हैं सोलार सेल्स जो बने रहते हैं सेमीकंडक्टर से, और इनकी जो जॉइनिंग रहती है वो रहती है सिल्वर से। जब भी लाइट आती है ये सोलार एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। वो कौन करता है, सोलार सेल ही करते हैं। माइक्रोफोन का क्या काम है, साउंड एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देखो लाउड स्पीकर क्या कर रहा था, इलेक्ट्रिक एनर्जी को साउंड एनर्जी में कर रहा था, और माइक्रोफोन क्या कर रहा है, साउंड एनर्जी जो आप बोल रहे हो उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है।
एक कोई लाउड स्पीकर फिर आ गया, इलेक्ट्रिक एनर्जी को साउंड एनर्जी में, साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिकल हीटर, एनर्जी इंटू लाइट, वही इलेक्ट्रिकल हीटर हमने पढ़ा था, जो अभी इसको हीट देंगे, लाइट देंगे तो ये वापस हीट में कन्वर्ट हो जाएगा। सितार, मैकेनिकल एनर्जी इंटू साउंड एनर्जी। सितार आपने देखा होगा, इसमें से वायर लगे रहते हैं, इसमें आप अंगूठे से थंब से प्रेस करते हैं इसको तो ये हिलता है, इससे क्या होता है, एक साउंड क्रिएट होता है। तो इससे हम क्या बोल सकते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी थी वो जो साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। नेक्स्ट, सोर्सेस ऑफ एनर्जी। देखो, विच सोर्स ऑफ एनर्जी आर नॉन एज नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। देखो, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है कि जो कन्वेंशनल नहीं हो। कब कन्वेंशनल मतलब क्या हो, जो परंपरागत हम जिसको बोलते हैं उसको बोलते हैं कन्वेंशनल। तो ये कन्वेंशनल नहीं है, मतलब क्या है, ये परंपरागत चलती आ रही है वाली नहीं है, ये न्यू एनर्जी है। इसी को हम बोलते हैं रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। एग्जाम्पल क्या हो गया, सोलार सेल, हाइड्रो एनर्जी, दिस आर और एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, क्योंकि इसको हम रिन्यू कर सकते हैं। सोलार एनर्जी को रिन्यू किया जा सकता है, हाइड्रो एनर्जी को रिन्यू किया जा सकता है। वहीं हम बोलते हैं कि कोल वगैरह है, या नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। अमंग द सोलार एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, विंड एनर्जी, फॉसिल फ्यूल, विच इज़ नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। देखो, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, जिसको हम रिन्यू नहीं कर सकते उसी को बोलते हैं हम नॉन रिन्यूएबल। जिसको मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं बनने में, उसी को हम बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। देखो, आप सोलर एनर्जी कितना ही सन रखा हुआ है, आप रिन्यू करते जाओ उसको तो एनर्जी आपको मिलती है। ये हाइड्रो एनर्जी भी रिन्यूएबल है। विंड एनर्जी, हवा चलती रहती है, उससे आप एनर्जी बना सकते हैं। पर जो फॉसिल फ्यूल है वो कैसे बनता है, फॉसिल फ्यूल जो बनता है वो प्रेशर और टेम्परेचर से बनता है, और उसमें कितने मिलियंस ऑफ ईयर लिए लगते हैं। तो उसके लिए हम बोल सकते हैं कि जो फॉसिल फ्यूल है इट इज़ अ नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फ्यूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रिमेन ऑफ प्री हिस्टोरिक प्लांट एंड एनिमल ड्यू टू एक्सेस ऑफ हीट एंड प्रेशर। फॉसिल फ्यूल, देखो क्या होता है कि जब डेड बॉडीज और डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट और एनिमल जब नीचे जब जाते हैं ज़मीन के, और उस पर हाई टेम्परेचर और प्रेशर जब लगता है तो ये जो नीचे दफना हुआ था वही फॉसिल फ्यूल बन जाता है। जब एनिमल वेस्ट क्या बन जाता है, पेट्रोल या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, और जब प्लांट रहता है वो उस किस में कन्वर्ट हो जाता है, कोल में, अंडर वेरी हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर, इट रिक्वायर्स मिलियंस ऑफ ईयर। नेक्स्ट, व्हाट इज़ प्रोड्यूस बाय हाइड्रो पावर प्लांट, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रो पावर प्लांट क्या होता है, बेसिकली वाटर की हेल्प से हम जब एनर्जी बनाते हैं उसी को हम बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। वाटर की हेल्प से कैसे बना सकते हैं हम, देखो क्या होता है कि वाटर, यहाँ पे एक डैम बना हुआ है, यहाँ से अगर वाटर फ्लो हो रहा है, यहाँ से आप वाटर फ्लो हो रहा है नीचे गिर रहा है, मतलब बहुत प्रेशर से गिर रहा है, यहाँ पे आपने टरबाइन लगाया घूमने लगेगा, उससे ये कौन सी एनर्जी बनने लगी है, टरबाइन से इलेक्ट्रिकल एनर्जी। पानी से टरबाइन घूमा, टरबाइन से इलेक्ट्रिक, तो ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का एग्जाम्पल है। नाउ, व्हाट इज़ द वेस्ट मटेरियल लिविंग थिंग, कैटल, डंग्स, डेड प्लांट्स ऑफ एनिमल कोल्ड बायोमास। जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है, वेस्ट मटेरियल किसका किसका, कैटल, डंग, डेड प्लांट्स, उसी को हम बोलते हैं बायोमास, जिससे क्या बनती है, बायो एनर्जी। गोबर गैस वगैरह एग्जाम्पल ऑफ दिस बायोमास, बायो एनर्जी। नेक्स्ट, विच गैस इज मिक्सचर ऑफ मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। बायोगैस या गोबर गैस, ये कैसे बनती है, एक चैम्बर बनाते हैं जिसमें ये बायोमास पूरा डालता है, उसको पैक कर देते हैं एयर टाइट, जिसके कारण इसमें से मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड और रिलीज़ होती है, उसी को हम बोलते हैं बायोगैस। और यही मीथेन को हम फिर जलाने में काम में लेते हैं, उसी को हम बोलते हैं बायो एनर्जी और बायोमास। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द मिनिमम विंड स्पीड नीड रिक्वायर फॉर सेटिस्फैक्ट्री वर्किंग ऑफ विंड जनरेटर। देखो, विंड जनरेटर क्या होता है, पवन चक्की देखी होगी आपने, इस टाइप से रहती है। पवन चक्की में जो मिनिमम स्पीड जो एयर चलती है वो कितनी चाहिए कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाए, तो 15 किलोमीटर पर आवर। नाउ नेक्स्ट, विच एनर्जी इज ऑब्टेन फ्रॉम सन, सोलार एनर्जी। देखा अभी हमने, सोलार सेल से सोलार एनर्जी बनाते हैं सन की हेल्प से। फोटोवोल्टिक सेल कन्वर्ट सोलार एनर्जी इनटू विच एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी। फोटोवोल्टिक सेल जो रहता है, यहाँ से सन है, यहाँ पे फोटोवोल्टिक सेल लगा है, यहाँ से सन एनर्जी आ रही है,
इससे कन्वर्ट हो रही है और वो कौन सी एनर्जी बन रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ मटेरियल आर यूज इन सोलार सेल, सेमी कंडक्टर मटेरियल। देखो सेमी कंडक्टर क्या होता है, सिलीनियम, सेलेनियम, जर्मेनियम, सिलिकॉन, दिस ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ सेमी कंडक्टर। सिलिकॉन, जर्मेनियम आर सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर बेसिकली कुछ नहीं, दे आर नाइदर कंडक्टर नॉन नॉन कंडक्टर, बीच के जो मतलब कंडक्टर की भी प्रॉपर्टी शो करता है और नॉन कंडक्टर की प्रॉपर्टी शो करता है, उसी को हम बोलते हैं सेमी कंडक्टर। मतलब अगर कंडक्टर यहाँ लाई करता है, नॉन कंडक्टर यहाँ लाई करता है, सेमी कंडक्टर बीच में लाई करता है, सेमी कंडक्टर, इसी को हम बोलते हैं सेमी कंडक्टर। एग्जाम्पल, सिलिकॉन, जर्मेनियम, दिस ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ सेमी कंडक्टर। व्हाट इज़ कॉल्ड ए ग्रुप ऑफ सोलार सेल, सोलार पैनल। देखो एक सोलार सेल, दो सोलार सेल, तीन सोलार सेल, चार सोलार सेल, जब ये मिलकर बनते हैं उससे जो पैनल बनता है वही होता है सोलार पैनल। नेक्स्ट, विच एनर्जी जनरेट ड्यू टू राइज और फॉल ऑफ सी वाटर, टाइडल एनर्जी। कैसे बनते हैं टाइडल एनर्जी, देखो ये ओशियन है, ओशियन की एक टेंडेंसी होती है कि इसका जो वाटर होता है ये मून और अर्थ की वजह से टाइड जनरेट होती है। मतलब ये वाटर है, ये इतना ऊपर जाएगा, इतना नीचे जाएगा, मतलब इसका लेवल अगर यहाँ है तो एक बार ये दिन में ऊपर जाएगा, एक बार ये नीचे जाएगा, दो दिन में दो बार। इसी को हम बोलते हैं टाइड, फॉल ऑफ राइज एंड टाइड। इसी फ्लो को से हम बनाते हैं एनर्जी, उसी को हम बोलते हैं टाइडल एनर्जी। अभी टाइडल एनर्जी कैसे बनती है, यहाँ पे टरबाइन लगा देते हैं, यहाँ पे एक सेक्शन बना देते हैं, इस सेक्शन में से पानी आता है। जब भी जब टाइड एनर्जी ज़्यादा ऊपर होता है तो पानी यहाँ चले जाता है, और जब वो नीचे आता है जब प्रेशर से, तो यहाँ से पानी रिलीज होने लगता है, उससे टरबाइन घूमता है, उसी से टाइडल एनर्जी जनरेट होती है। ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द सरफेस सी वाटर एंड वाटर इन डीप सेक्शन विच एनर्जी इज ऑब्टेन्ड, कौन सी, ओशियन थर्मल एनर्जी। मतलब क्या हुआ इसका, ओशियन जो है ये वाटर है, ये वाटर है, इसके जो नीचे का जो वाटर है ये होता है कोल्ड, ये जो ऊपर का वाटर है ये होता है वार्म। अब आप इस कोल्ड वाटर को वार्म वाटर के कांटेक्ट में लाएंगे, इसको ऊपर लाएंगे आप खींच के, तो यहाँ से स्टीम जनरेट होगी, स्टीम निकलने लगी। उस स्टीम से आप अगर टरबाइन घुमाते हो तो उससे क्या बनेगा, एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनेगी, उसी को हम बोलते हैं ओशियन थर्मल एनर्जी। देखो क्या है डिफरेंस बिटवीन द सरफेस वाटर और डीप वाटर में जो डिफरेंस होता है उसको यूज़ करके जो एनर्जी बनती है उसी को हम बोलते हैं ओशियन थर्मल एनर्जी। नेक्स्ट, विच एनर्जी इज ऑब्टेन फ्रॉम हीट विद इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, जियो थर्मल एनर्जी। देखो जब अर्थ होती है, अर्थ उसके अंदर भरा है मैग्मा, ये मैग्मा जब रिलीज़ होता है तो इस ज़मीन में से हीट रिलीज़ होती है। जब ये मैग्मा से, लावा से जो हीट रिलीज़ होने लगती है उस हीट से हम यूज़ करके एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं जियो थर्मल एनर्जी। इसका प्लांट कहाँ पे है, इसका प्लांट है पुगा वैली में, लद्दाख में, पुगा वैली लद्दाख में। आपने देखा होगा जो आप जाते हो वहाँ पे उत्तरकाशी वगैरह, उत्तरकाशी में आप केदारनाथ या गंगोत्री, यमुनोत्री जाते हैं, जब यमुनोत्री में नीचे से आप देखते हो कि गर्म पानी आता है, तो वो कहाँ से आता है, नीचे से जो हीट होती है, नीचे से जो हीट होती है उसी से जो पानी है ये गर्म हो जाता है। इस गर्म पानी से, हीट से गर्म पानी हो जाता है। उसी अगर हीट को हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट के लिए यूज़ करेंगे तो उसको हम बोलते हैं जियो थर्मल एनर्जी। ज़मीन की हीट को अगर आप रिलीज़ हो रही है उससे आप इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, उसी को हम बोलते हैं जियो थर्मल एनर्जी। नेक्स्ट, अमंग द न्यूक्लियर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी विच इज़ नॉट स्टोर्ड एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देखो न्यूक्लियर एनर्जी क्या है, स्टोर की जा सकती है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर की जा सकती है, काइनेटिक एनर्जी स्टोर की जा सकती है, पर इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर नहीं किया जा सकता। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द न्यूक्लियर फ्यूजन और फ्यूजन, न्यूक्लियर एनर्जी। देखो न्यूक्लियर एनर्जी क्या होता है, जब भी आप न्यूक्लियर फ्यूज़न होता है, न्यूक्लियर फ्यूज़न और न्यूक्लियर फिजन होता है। देखो फ्यूज़न क्या होता है,
जब सब समझिए हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलते हैं, मतलब दो स्मॉल एटम जब मिलते हैं तो एक बड़ा हीलियम एटम बनता है। इससे क्या होता है, एनर्जी बहुत सारी रिलीज़ होती है। ये प्रोसेस कहाँ पे होती है, सन में। ये एनर्जी जो रिलीज होती है उसी को हम बोलते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। या फिर दो एक हैवी एटम बॉम्बार्ड होता है, इस पे हैवी इलेक्ट्रॉन जब बॉम्बार्ड होता है तो ये एटम स्प्लिट हो जाता है दो हाफ में, तब भी बहुत एनर्जी रिलीज होती है, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन। तो सन में क्या होता है, फ्यूज़न। नॉर्मल जब हम अर्थ पे करते हैं एटम बॉम्ब बनाने में, न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने में, उसमें क्या होता है, फिज़न। देखो, हाइड्रोजन जो बम बनता है उसमें प्रोसेस होती है फ्यूज़न, न्यूक्लियर बम जो बनते हैं उसमें हो सकती है फिज़न। तो आपको न्यूक्लियर एनर्जी समझ में आ गया होगा, जब दो एक हेवी एटम दो में स्प्लिट होए तो वो होता है फिज़न। दो स्मॉल हाइड्रोजन मिलते एटम मिलके जब हैवी बनाते हैं उसको हम बोलते हैं फ्यूज़न। दोनों में एनर्जी बहुत सारी रिलीज़ होती है। तो आपको समझ में आ गया न्यूक्लियर एनर्जी क्या होता है। जियोथर्मल एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी जो कि स्टोर नहीं हो सकती, न्यूक्लियर एनर्जी स्टोर की जा सकती है। पोटेंशियल एनर्जी तो स्टोर होती है, उसी को हम फिर इलेक्ट्रिक जनरेट करने के लिए रोटेट करते हैं और टरबाइन को। फिर काइनेटिक एनर्जी को स्टोर करते हैं हम पोटेंशियल एनर्जी में। सो दिस आर ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी। तो हमने क्या पढ़ा, वर्क क्या होता है, एनर्जी क्या होता है, पावर क्या होता है इस चैप्टर में। फिर हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी पढ़ा, लाइक जियोथर्मल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी। सारे डिवाइस पढ़े, कौन सी एनर्जी कन्वर्ट करती है किस एनर्जी को, कौन सा डिवाइस एनर्जी कन्वर्ट करता है किस डिवाइस को। फिर हमने पढ़ा न्यूक्लियर न्यूक्लियर मास का रिलेशन, मतलब E=mc²। इस फॉर्मूले का क्या मतलब है कि मास इज़ कन्वर्टेबल इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी और एनर्जी इज़ कन्वर्टेबल इनटू मास। दिस इज द इक्वेशन ऑफ आइंस्टाइन। तो हमने ये चैप्टर हमने टॉपिक हमने फिनिश कर लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक है सेंटर ऑफ मास। ये छोटा सा टॉपिक, इसको भी हम फिनिश कर लेते हैं। देखो, सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशनल मोशन। देखो, रोटेशनल मोशन क्या होता है, जब भी एक बॉडी अपने एक्सिस पर रोटेट करती है उसी को हम बोलते हैं रोटेशनल मोशन। सेंटर ऑफ मास क्या होता है, किसी भी बॉडी का मास जहाँ पे कंसंट्रेशन होता है पूरी बॉडी का मास, उसी को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। जैसे आप पेन है, इस पेन को आप पकड़ते हैं, अगर आप पेन को यहाँ पे फिंगर से सोचेंगे बैलेंस करने का, नहीं होगा। यहाँ से करेंगे नहीं होगा, यहाँ से करेंगे नहीं होगा, यहाँ से करेंगे नहीं होगा, यहाँ से करेंगे तो हो जाएगा। मतलब इसका पूरा सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करता है, सेंटर में, क्योंकि यहीं से वो पूरी बॉडी जो है वो बैलेंस हो रही है। ये ज़रूरी नहीं है कि सेंटर ऑफ मास हमेशा सेंटर में लाई करे, और कहीं भी लाई कर सकता है। आपको सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट पता होना चाहिए कि जहाँ पे पूरा होल मास जहाँ पे कंसंट्रेटेड हो उसी को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। नाउ, सेंटर ऑफ मास, टॉर्क और ग्रेविटी। एट विच पॉइंट द एंटायर मास ऑफ बॉडी सिस्टम इज टू बी कंसंट्रेटेड सेंटर ऑफ मास। पूरी जो बॉडी का मास कहाँ कंसंट्रेटेड होता है, सेंटर ऑफ मास पे। यहाँ से आप उठाएंगे तो पूरी बॉडी को आप बैलेंस कर सकते हैं, उसी को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। इन विच टाइप ऑफ मोशन द पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ मास चेंजेस, ट्रांसलेटरी मोशन। देखो क्या होता है, ये एक्स एक्सिस है, अगर एक बॉडी यहाँ से मूव हो रही है तो उसका सेंटर ऑफ मास भी क्या हो रहा है, दूर जाते जा रहा है। यहाँ पे आएगी तो सेंटर ऑफ मास और दूर, ओरिजिन से दूर होता जाएगा। पर वहीं आप एक्स एक्सिस पे एक बॉडी रोटेट हो रही है तो उसका सेंटर ऑफ मास हमेशा यही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। तो किस मोशन में सेंटर ऑफ मास चेंज हो रहा है, ट्रांसलेटरी मोशन में। नाउ, व्हाट इज़ द सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड स्फीयर एट द सेंटर ऑफ स्फीयर। देखो, सिर्फ सॉलिड स्फीयर किस टाइप का होता है, इस टाइप से, तो उसका सेंटर ऑफ मास लाई क्या करता है, एकदम सेंटर में लाई करता है। सॉलिड स्फीयर का सेंटर ऑफ मास सेंटर में लाई करता है। नाउ, व्हाट इज नोन एज द टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स ऑफ अ बॉडी, टॉर्क। बेसिकली टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एग्जांपल से समझिए, जो गेट रहता है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, आपने यहाँ पर फोर्स लगाया तो इट इज़ ईजी टू मूव, पर आपने इसको यहाँ लगाया तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू क्लोज और ओपन। वाई, बिकॉज दिस डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स क्या, टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू
परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये जितनी दूर रहेगी उतना इट इज़ ईजी, उतना आपको टॉर्क मिलेगा और इतना ईजी होगा इसको रोटेट करना। तो टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एग्जांपल एक और हो गया स्क्रू वाला, आपने यहाँ से पाना लगाया, अपना परपेंडिकुलर डिस्टेंस को बढ़ाया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस को यहाँ से आपने बढ़ाया तो ये ईजी ओपन हो जाएगा। पर आपने यहाँ से उसको खोलने की कोशिश कर रहे हो तो इट विल बी डिफिकल्ट। क्यों? क्योंकि आपने परपेंडिकुलर डिस्टेंस को कम कर दिया, आपने यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस को बढ़ाया तो आपको टॉर्क मिला, जिससे क्या हुआ, इट इज़ ईजी टू ओपन। और टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ टॉर्क, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। देखो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन का मतलब क्या, ये जो गेट है इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या हो गई ये, क्योंकि यहीं से रोटेट हो रहा है ना एक्सिस ऑफ रोटेशन। और आपने इसको प्रेस करा यहाँ से तो क्या हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया। और यहाँ से प्रेस करा तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसी को हम बोलते हैं टॉर्क। नेक्स्ट, टू ओपन डोर इजली वेयर शुड बी हैंडल फिक्स्ड नियर द एज ऑफ अ डोर। देखो इसका मतलब क्या हुआ, देखो आपको डोर को इजीली ओपन करना है तो जो हैंडल है वो कहाँ पे फिक्स करना पड़ेगा, एज पे। एज कहाँ पे होता है डोर का, यहाँ एज हो गया ना, ये एज है, यहाँ पे आपने फिक्स करा, यहाँ पे फिक्स करा, यहाँ पे फिक्स करा तो इट विल डिफ़िकल्ट। ईजली लिखा है तो यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस बढ़ा दी तो वो ईजिली ओपन हो जाएगा। एट विच पॉइंट द होल वेट ऑफ बॉडी इज कंसनट्रेटेड, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। बेसिकली सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ मास बोथ आर equal because both lie at the point where the whole mass is concentrated. Here weight is concentrated। देखो सेंटर ऑफ मास में क्या, होल मास इज कंसनट्रेटेड, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी में क्या, होल वेट इज कंसनट्रेटेड। मतलब क्या होता है, वेट क्या होता है, मास प्लस ग्रेविटी। अगर आपने इसमें ग्रेविटी भी ऐड कर दिया तो वो क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी हटा दिया, सिर्फ मास लिया तो हो जाएगा सेंटर ऑफ मास। ग्रेविटी ऐड करने पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी। नाउ अ बॉल बैलेंस्ड ऑन अ वर्टिकल रोड इज एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। कैसे, देखो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, रोड पे बॉल है, आपने अनस्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब होता है थोड़ा सा भी इसमें आपने फोर्स लगाया तो क्या होगा, एकदम से पूरा मुँह गिर जाएगा, पूरा अनस्टेबल हो जाएगा। उसको आपने थोड़ा सा फोर्स लगाया बॉल पूरी गिर जाएगी और वापस से वो अपने स्टेट पे नहीं आएगी, गिरने का और ऐसा नहीं कि वो वापस यहाँ पे अपना आप आ जाएगी। तो ये क्या है, हाईली अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है बॉल। रोड पे एक बॉल बैलेंस है वो हाईली अनस्टेबल, उसमें आप थोड़ा सा फोर्स लगाया उसका बैलेंस गिरा वो वापस स्टेबल नहीं हो पाएगी, इसको हम बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखो जब हमने फोर्स पढ़ा था चैप्टर, उसमें हमने पढ़ा था इनर्शिया क्या होता है। वही इनर्शिया को जब हम रोटेशनल एक्सिस में बात करते हैं, रोटेशन में बात करेंगे तो वो हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। वही टर्म चेंज हो जाएगा, सिर्फ जहाँ पे इनर्शिया था अब वो हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि यहाँ बात करेंगे हम रोटेशन की। तो विच क्वांटिटी मेजर द इनर्शिया ऑफ बॉडी इन रोटेशनल मोशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर हम इसको बोल देते लीनियर मोशन तो वो क्या हो जाता फिर इनर्शिया, पर यहाँ क्या बोला रोटेशनल मोशन, तो ये क्या हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, एम आर स्क्वायर। इसको डिनोट कैसे करते हैं, आई से, तो आई इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर। एम क्या हो गया मास और वो एक्सिस ऑफ रोटेशन, आर इज एक्सिस ऑफ रोटेशन, उसी को हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। नेक्स्ट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की यूनिट पूछ रहा है, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मास का क्या होगा, एम का मास का केजी, आर स्क्वायर मतलब रेडियस का स्क्वायर मतलब मीटर का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट, व्हेन नेट टॉर्क इज जीरो व्हाट विल बी कांस्टेंट, एंगुलर मोमेंटम। देखो टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम का जो है रिलेशन क्या होता है, देखो टॉर्क क्या होता है, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम अपॉन टाइम। देखो फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, तो यहाँ पे क्या लगेगा टॉर्क। अब हमने टॉर्क यहाँ मास की जगह क्या हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक्सेलरेशन की जगह एंगुलर एक्सेलरेशन।
तो टॉर्क क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन। तो वो टॉर्क को हम सिंपल भाषा में बोले तो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम अपॉन टाइम, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम अपॉन टाइम, इट इज़ कॉल्ड टॉर्क। तो जब एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा तो नेट टॉर्क कितना हो जाएगा, ज़ीरो, या फिर हम बोल सकते हैं नेट टॉर्क ज़ीरो है तो एंगुलर मोमेंटम क्या है, कांस्टेंट है। अब एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, जैसे वहाँ पे अपने मोमेंटम पढ़ा था मास इनटू वेलोसिटी, इसी को आप एंगल में कर लेंगे, जब रोटेशनल एक्सिस में बात करेंगे तो हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम। तो सिंपल सा है, जहाँ पे इनर्शिया था वहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंगुलर एक्सेलरेशन था जहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन। तो मतलब सब एंगल रोटेशनल एक्सिस में सबके नाम चेंज हो जाएंगे, मास, एंगुलर एंड ऑल दिस। व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, टॉर्क। देखो टॉर्क की क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। देखो वहाँ क्या था, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, यहाँ पे क्या हो गया, टॉर्क। मास की जगह क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किससे डिनोट होता है, आई से, और एक्सेलरेशन की जगह क्या आ जाएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। तो ये कितना हो जाएगा, टॉर्क इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन। नेक्स्ट, a solid disk and a solid sphere have the same mass and same radius, which one has higher moment of inertia about the center of mass। देखो सॉलिड स्पीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया व सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है 3I/4, और डिस्क का क्या होता है 8R/4, 8R/3। अब आपने यहाँ पे बोल रहा है कि सेम रेडियस और सेम मास है, तो ये कितना हो जाएगा 3/4, और ये कितना हो जाएगा 8/3। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा कि डिस्क का जो सेंटर ऑफ मास है वो ज़्यादा है, हाईएस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका ज़्यादा है, डिस्क का। तो ये फार्मूला आपको कुछ कुछ याद रखने पड़ेंगे, इससे बहुत सारे फार्मूले हैं, सारे इंपॉर्टेंट नहीं है। तो फार्मूले में आप आर की वैल्यू रखेंगे और आपको पता चल जाएगा किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है या कम है। नेक्स्ट, वॉट इज़ इंक्रीज बाय द स्पोक्स इन द व्हील ऑफ अ बाइसिकल। देखो जो बाइसिकल होती है उसके व्हील में स्पोक्स लगा रहता है, तो इससे क्या इंक्रीज़ होता है, इससे मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज़ होता है, क्योंकि यहाँ का सारा जो वो था मास था वो कहाँ पे कंसंट्रेटेड हो गया, स्पोक्स लगाने के कारण यहाँ पे कंसंट्रेटेड हो गया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया स्पोक्स लगाने के कारण। नेक्स्ट, अ सर्कस एक्रोबेट ब्रिंग्स हर आर्म्स एंड लेग क्लोजर टू स्पिन फास्टर, व्हाट इज रीजन, टू रिड्यूस द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब आपने अगर इसको स्पोक्स लगा के मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ा दिया है, तो इससे सिमिलरली जब एक्रोबेट्स पास में लाता है हाथ को, दूर करने की जगह पास में लाता है, तो उससे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट, लीवर। देखो लीवर क्या होता है, लीवर बेसिकली कुछ नहीं होता है, लीवर आपने जिगजैग देखा होगा ना, इस टाइप का पार्क में लगा रहता है, इसको ही हम लीवर बोलते हैं। मतलब एक फिक्स एक्सिस के आजू बाजू रोटेट होता है फ्रीली, उसी को हम लीवर बोलते हैं। एग्जाम्पल देखो, व्हाट इज़ कॉल्ड रोड विच कैन मूव फ्रीली अबाउट अ फिक्स पॉइंट, एक फिक्स्ड पॉइंट के आजू बाजू जो मूव करता है उसी को हम बोलते हैं लीवर। नाउ देखो, जब व्हाट इज़ कॉल्ड फिक्स पॉइंट अबाउट विच द रोड लीवर मूव्स इंडिपेंडेंटली, वह फिक्स्ड पॉइंट, ये फिक्स पॉइंट इसके आजू बाजू यहाँ से ऊपर नीचे जा रहा है, तो वह फिक्स पॉइंट जिसके आजू बाजू लीवर मूव करता है, ऊपर नीचे लीवर मूव करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, फलक्रम। तो आपने पार्क में देखा होगा इस टाइप से लगा रहता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, फलक्रम। और ये है हमारा लीवर। और लोड क्या हो गया, पार्क में आपने देखा होगा ये वाला झूला, तो उसको हम बोलते हैं फलक्रम। ये हो गया लीवर। और आप जब बैठे रहते हो तो आप क्या हो, लोड हो, तो ये लोड, ये फलक्रम और ये लीवर। नेक्स्ट हो गया, व्हाट इज़ द वेट कैरिड बाय द लीवर, लोड। सिंपल आपको मैंने बताया, जब बैठे हो तो आप क्या हो, लोड हो। ये हो गया फलक्रम और ये हो गया एफर्ट। नेक्स्ट, व्हाट इज़ कॉल्ड द वेट कैरिड बाय द लीवर, लोड हो गया। तो व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ लोड टू एफर्ट कॉल्ड मैकेनिकल गेन ऑफ लीवर। जो रेशियो होता है लोड और एफर्ट का,
एफर्ट क्या होता है, आप जैसे ये एग्जांपल है, यहाँ बैठे हो लोड और आपने जब यहाँ पे जब फोर्स लगाया उसको हम बोलते हैं एफर्ट। तो इसका लोड का रेशियो एफर्ट के साथ जब निकालेंगे उसी को हम बोलते हैं मैकेनिकल गेन ऑफ लीवर। मतलब कितना गेन हुआ, कौन ऊपर, मतलब लोड ऊपर जा रहा है या फिर एफर्ट कम लग रहा है, तो उस रेशियो को हम बोलते हैं मैकेनिकल गेन ऑफ लीवर। नेक्स्ट, लीवर वर्क्स ऑन विच प्रिंसिपल? प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। मोमेंट्स होता है ना, लीवर जो रहता है ऊपर नीचे, इस क्या है, ये क्या है, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। नाउ अ व्हील बैरो इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ लीवर? अब देखो व्हील बैरो क्या होता है, सेकेंड क्लास ऑफ लीवर। व्हील बैरो जब आपने देखा होगा, जब ऐसा कुछ रहता है ना वेट उठाने के लिए, उसी को हम बोलते हैं व्हील बैरो। एक इसका एग्जांपल है सेकंड टाइप ऑफ लीवर। देखो जो लीवर होती है वो तीन टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट लीवर होता है जिसमें फलक्रम है, वो इफर्ड, फर्स्ट टाइप होता है जिसमें फलक्रम जो है वो इफर्ड और लोड के बीच में होता है, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट टाइप ऑफ फलक्रम। सेकंड टाइप ऑफ फलक्रम जो होता है उसमें लोड जो रहता है वो बीच में होता है इफर्ड और फलक्रम के बीच में। और जो थर्ड टाइप होता है उसमें इफर्ड बीच में होता है किसके, फलक्रम और लोड के बीच में। तो ये हमसे पूछ रहा सेकंड टाइप ऑफ लीवर। तो यहाँ पे देखिए व्हील बैरो एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ लीवर। सेकंड में क्या होता है, सेकंड में लोड बीच में होता है, तो आपने देखा होगा लोड इसमें बीच में है, फलक्रम यहाँ पे उठाने के लिए फलक्रम, और इफर्ट यहाँ से आपने हाथ लगाया इफर्ट, तो लोड बीच में इफर्ट और फलक्रम की, ये कौन सा एग्जाम्पल, सेकंड टाइप ऑफ लीवर। थर्ड, a plug of farmer ladder are example of which type of lever? थर्ड टाइप ऑफ लीवर। थर्ड टाइप ऑफ लीवर क्या बोलता है, इफर्ट बीच में होना चाहिए, फलक्रम और लोड आजू बाजू होने चाहिए। तो जो प्लग ऑफ फार्मर होता है इस टाइप का, इसमें देखो एफर्ट कहाँ है, एफर्ट यहाँ से लग रहा है, ये क्या हो गया फलक्रम, और ये क्या है लोड। तो ये किस टाइप का एग्जांपल हो गया, थर्ड टाइप ऑफ लीवर, थर्ड क्लास लीवर। फर्स्ट क्लास लीवर, सेकंड क्लास लीवर, थर्ड क्लास लीवर, तीन टाइप के लीवर होते हैं। देखो तो इस टाइप से हमारा ये वाला टॉपिक ख़त्म हो गया। अब हम नेक्स्ट ग्रेविटेशन चालू करेंगे। तो इसमें हमने पढ़ा साउंड एनर्जी, सेंटर ऑफ मास, रोटेशनल मोशन। इसमें आपको कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।